पहले टू लगाया गया। तो अगर हिंदी में किसी क्रिया के अंत में ना, नी या ने शब्द आते हैं तो अंग्रेजी में उस क्रिया के पहले टू लगाया जाता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन यह नियम अंग्रेजी सीखने में हमारी कैसे मदद करेगा, आइए देखते हैं। आपको अगर यह कहना हो मुझे जाना है, तो ध्यान से देखिए, जाना के अंत में ना लगा है तो अंग्रेजी में टू लगाया जाएगा। मुझे जाना है, इसकी अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू गो। ध्यान से देखिए, जाना के अंत में ना लगा था तो अंग्रेजी में गो के पहले टू लगाया गया। आपको अभी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर आई क्यों लगाया गया और हैव क्यों लगाया गया, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ ना, नी, ने यानी टू पर ध्यान दीजिए। मुझे जाना है यानी आई हैव टू गो। आपको अगर ये कहना हो मुझे क्रिकेट खेलना है, तो ध्यान से देखिए, खेलना के अंत में भी ना लगा है तो अंग्रेजी में टू लगाया जाएगा। खेलना की अंग्रेजी बनेगी टू प्ले और मुझे क्रिकेट खेलना है, इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू प्ले क्रिकेट। खेलना के अंत में ना आया तो अंग्रेजी में प्ले के पहले टू लगाया गया। आपको अगर यह कहना हो मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तो ध्यान से देखिए, सीखनी के अंत में नी लगा है और ना, नी, ने में से कुछ भी आए तो आपको टू लगाना है। मुझे अंग्रेजी सीखनी है, सीखनी, सीखनी की अंग्रेजी बनेगी टू लर्न और मुझे अंग्रेजी सीखनी है, इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू लर्न इंग्लिश। सीखनी के अंत में नी आया तो अंग्रेजी में लर्न के पहले टू लगाया गया। आपको अगर यह कहना हो मुझे आम खाने हैं, तो ध्यान से देखिए, खाने के अंत में ने लगा है और ना, नी, ने में से कुछ भी आता है तो टू लगाते हैं। मुझे आम खाने हैं, खाने, खाने की अंग्रेजी बनेगी टू ईट और मुझे आम खाने हैं, इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू ईट मैंगोज। मुझे आम खाने हैं, खाने यानी टू ईट। मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर हैव क्यों लगाया गया और आई क्यों लगाया गया, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ध्यान से सुनिए, बहुत से हिंदी वाक्यों में एक से ज्यादा बार ना, नी, ने आता है, जिसके लिए अंग्रेजी में एक से ज्यादा बार टू भी लगाया जाता है। ऐसे बहुत सारे वाक्य होंगे जिनमें एक से ज्यादा बार ना, नी, ने आएगा, जिसके लिए अंग्रेजी में आपको एक से ज्यादा बार टू लगाना पड़ेगा। जैसे आपको अगर ये कहना हो मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, तो ध्यान से देखिए, इस हिंदी वाक्य में दो बार ना, नी, ने आया है, खेलने के अंत में और जाना के अंत में, तो अंग्रेजी में दो बार टू लगाया जाएगा। जाना की अंग्रेजी बनेगी टू गो और खेलने की अंग्रेजी बनेगी टू प्ले और मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट। जाना के लिए टू गो और खेलने के लिए टू प्ले लगाया गया। आपको अभी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर टू गो को पहले और टू प्ले को बाद में क्यों लगाया गया, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ ना, नी, ने यानी टू पर ध्यान दीजिए। आपको अगर ये कहना हो मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है, तो ध्यान से देखिए, इस हिंदी वाक्य में भी दो बार ना, नी, ने आया है, सीखने के अंत में और जाना के अंत में, तो अंग्रेजी में दो बार टू भी लगाया जाएगा। जाना की अंग्रेजी बनेगी टू गो और सीखने की अंग्रेजी बनेगी टू लर्न और मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है, इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू गो टू लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है, आई हैव टू गो टू लर्न इंग्लिश। जाना के लिए टू गो और सीखने के लिए टू लर्न लगाया गया। और आपको ये भी कहना पड़ सकता है, आपको अगर ये कहना हो मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है, तो ध्यान से देखिए, इस हिंदी वाक्य में तो तीन बार ना, नी, ने आया है, बोलना के अंत में, सीखने के अंत में और जाना के अंत में, तो अंग्रेजी में तीन बार टू लगाना पड़ेगा। जाना के लिए टू गो, सीखने के लिए टू लर्न और बोलना के लिए टू स्पीक। मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है, यानी आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। जाना के लिए टू गो, सीखने के लिए टू लर्न और बोलना के लिए टू स्पीक। मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है, यानी आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको अभी ये नहीं सोचना है कि टू गो को पहले और टू लर्न को और टू स्पीक को बाद में क्यों लगाया गया, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ ना, नी, ने यानी टू पर ध्यान दीजिए। आसान है ना? तो अभी आपने देखा कि एक छोटे से नियम से इतने बड़े वाक्य को बनाने में आसानी हो गई। तो यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर तरीका सही हो तो अंग्रेजी को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं, वो भी बहुत कम समय में और बड़ी आसानी से, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए। अगर आपने ये चारों वीडियोस एक बार भी देख लिए तो दुनिया की कोई ताकत आपको अंग्रेजी सीखने से नहीं रोक पाएगी। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये आपका पहला वीडियो है और ये वीडियो भी आप इसी चैनल पर देख रहे हैं। आप अगर इस वीडियो एक बार भी देख लिए तो दुनिया की कोई ताकत आपको अंग्रेजी सीखने से नहीं रोक पाएगी। पिछले वीडियो में आपने सीखा था ना, नी, ने का नियम, कि अगर हिंदी में किसी क्रिया के अंत में ना, नी या ने शब्द आते हैं तो अंग्रेजी में उस क्रिया के पहले टू लगाया जाता है। और अब हम सीखने जा रहे हैं एक ऐसा जबरदस्त टॉपिक जो अंग्रेजी को और भी आसान बना देगा, गेट के नियम यानी रूल्स ऑफ गेट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गेट का पहला नियम। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। गेट का पहला नियम यह है कि अगर किसी हिंदी वाक्य के बीच में कोई हो शब्द आता है तो उसके अंग्रेजी अनुवाद में गेट लगाया जाता है। फिर से देखिए, अगर किसी हिंदी वाक्य के बीच में कोई हो शब्द आता है, कौन सा शब्द? हो शब्द, तो उसके अंग्रेजी अनुवाद में
गेट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? गेट। लेकिन अगर किसी हिंदी वाक्य के बीच में कोई हो शब्द आता है तब, यानी हो शब्द हिंदी वाक्य के बीच में ही आना चाहिए, तभी आप गेट लगा सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ वाक्य देखते हैं जिससे आपको ये नियम और अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक वाक्य लेते हैं, तुम कल कहाँ जाओगे। ध्यान से देखिए, क्या इस हिंदी वाक्य के बीच में कहीं कोई हो शब्द आया है? नहीं आया है। तो जब इसकी अंग्रेजी बनाई जाएगी तो क्या गेट लगाया जाएगा? नहीं लगाया जाएगा। एक और वाक्य लेते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। ध्यान से देखिए, क्या इस हिंदी वाक्य के बीच में कहीं कोई हो शब्द आया है? हाँ, हो शब्द आया तो है, लेकिन अंत में आया है, बीच में नहीं आया, और हम तो सिर्फ बीच वाले हो शब्द के लिए ही गेट लगा सकते हैं। तो जब इसकी अंग्रेजी बनाई जाएगी तो गेट नहीं लगाया जाएगा। एक और वाक्य लेते हैं, मैं रोज लेट हो जाता हूँ। ध्यान से देखिए, क्या इस हिंदी वाक्य के बीच में कहीं कोई हो शब्द आया है? हाँ, हो शब्द बीच में ही आया है, मैं रोज लेट हो जाता हूँ। तो जब इस वाक्य की अंग्रेजी बनाई जाएगी तो गेट जरूर लगाया जाएगा। और आप अगर ये कहें चाय ठंडी हो जाएगी, आप ये वाक्य बहुत बार सुनते रहते होंगे या कहते भी होंगे, चाय ठंडी हो जाएगी। क्या इस हिंदी वाक्य के बीच में कहीं कोई हो शब्द आया है? हाँ, इस हिंदी वाक्य के बीच में एक हो शब्द आया है। तो जब इस वाक्य की अंग्रेजी बनाई जाएगी तो गेट जरूर लगाया जाएगा। तो ये था गेट का पहला नियम कि अगर किसी हिंदी वाक्य के बीच में कोई हो शब्द आता है तो जब उसकी अंग्रेजी बनाई जाती है तो गेट जरूर लगाया जाता है। और अब हमें सीखना है गेट का दूसरा नियम। बहुत ध्यान से सुनिए, गेट का दूसरा नियम आपके होश उड़ा देगा। लेकिन इसे सीखने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए 5 बेसिक जानकारियां पढ़नी बहुत ही जरूरी हैं। और हो सकता है कि ये जानकारियां आपने पहले भी पढ़ी होंगी, लेकिन इन्हें यहाँ पर दोहराना बहुत ही जरूरी है और ये जानकारियां आपके आगे भी बहुत काम आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। आपकी पहली जानकारी है अंग्रेजी वाक्य के भाग। अंग्रेजी भाषा में एक साधारण वाक्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। फिर से देखिए, अंग्रेजी भाषा में एक साधारण वाक्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। आइए देखते हैं ये 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग है सब्जेक्ट यानी कर्ता। ये क्या होता है? किसी काम को करने वाला, यानी वह जो किसी वाक्य में किसी काम को करता है, वो काम को करने वाला सब्जेक्ट यानी कर्ता कहलाता है। दूसरा भाग है वर्ब यानी क्रिया। ये क्या होती है? आइए देखते हैं। वर्ब होती है सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम, यानी वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो वर्ब यानी क्रिया कहलाएगी। और तीसरा भाग होता है ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य। ये क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा वाक्य में बाकी बचा हुआ भाग, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा, यानी सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर वाक्य में जो कुछ भी बाकी बच जाएगा वो बाकी बचा हुआ भाग ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य कहलाएगा। जैसे मैं अगर कहूँ राम प्लेस क्रिकेट, यानी राम क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर इस वाक्य में राम सब्जेक्ट यानी कर्ता है, प्लेस वर्ब यानी क्रिया है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य है। तो ये थी आपकी पहली जानकारी। आपकी दूसरी जानकारी है वर्ब यानी क्रिया के प्रकार। अंग्रेजी भाषा में वर्ब्स 2 प्रकार की होती हैं, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। मेन वर्ब जैसे गो, कम, सिट, ईट, ड्रिंक, प्ले आदि, और हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, कैन आदि, जिनको अंग्रेजी के वी अक्षर से दर्शाया जाता है और इस वी के बगल में उसकी फॉर्म लिखी होती है जो 1 से 5 तक हो सकती है। जैसे V1 यानी मेन वर्ब की पहली फॉर्म, V2 यानी मेन वर्ब की दूसरी फॉर्म, V3 यानी मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, V4 यानी मेन वर्ब की चौथी फॉर्म और V5 यानी मेन वर्ब की 5वीं फॉर्म। आइए एक एग्जांपल लेते हैं प्ले का। प्ले एक मेन वर्ब है जिसकी पहली फॉर्म होती है प्ले, दूसरी फॉर्म होती है प्लेड, तीसरी फॉर्म भी प्लेड ही होती है, चौथी फॉर्म में आप ध्यान दीजिएगा अंत में ING फॉर्म लगाई जाती है। तो प्ले की चौथी फॉर्म बनेगी प्लेइंग और 5वीं फॉर्म में आप ध्यान दीजिएगा पहले टू शब्द लगाया जाता है, तो प्ले की 5वीं फॉर्म बनेगी टू प्ले यानी खेलना। आपको याद होगा ना नीने का नियम कि अगर किसी भी क्रिया के अंत में ना, नी या ने शब्द आते हैं तो उसके अंग्रेजी अनुवाद में उस क्रिया के पहले टू लगाया जाता है। तो ध्यान से देखिए, प्ले के पहले टू लगाया गया जिसकी हिंदी बनी खेलना। तो खेलना को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? खेलना को अंग्रेजी में कहेंगे टू प्ले। तो ये थी आपकी तीसरी जानकारी। और आपकी चौथी जानकारी है अंग्रेजी वाक्य के सूत्र। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी भाषा में वाक्य बनाने के लिए कुछ सूत्र होते हैं और इन सूत्रों में होते हैं सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को इन सूत्रों में SUB से दर्शाया जाता है, मेन वर्ब को इन सूत्रों में V से दर्शाया जाता है और ऑब्जेक्ट को इन सूत्रों में OBJ से दर्शाया जाता है। जैसे आइए एक सूत्र लेते हैं। सूत्र लेते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिए, इस
अंग्रेजी भाषा के सूत्र में यानी अंग्रेजी वाक्यों के सूत्रों में से एक सूत्र है ये। तो इस सूत्र में सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, यानी सूत्र की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है। उसके बाद में V1 यानी मेन वर्ब की पहली फॉर्म आई है और फिर ऑब्जेक्ट आया है। एक और सूत्र लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिए, इस सूत्र की शुरुआत भी सब्जेक्ट से हुई है, लेकिन उसके बाद में एक हेल्पिंग वर्ब आई है, जबकि ध्यान से देखिए ऊपर वाले सूत्र में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई थी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में एक मेन वर्ब आई है और वो भी चौथी फॉर्म V4 और अंत में ऑब्जेक्ट आया है। तो अंग्रेजी भाषा में वाक्य बनाने के लिए कुछ सूत्र होते हैं। तो ये थी आपकी चौथी जानकारी, और आपकी पांचवी यानी आपकी आखिरी जानकारी है गेट की 5 फॉर्म्स। हमने अभी गेट का पहला नियम सीखा था कि अगर किसी हिंदी वाक्य के बीच में कोई हो शब्द आता है तो जब उसकी अंग्रेजी बनाई जाती है तो गेट लगाया जाता है। और मैं अब आपको ये बताना चाहूंगा कि गेट भी एक मेन वर्ब है, तो गेट की भी 5 फॉर्म्स बनेगी। आइए देखते हैं गेट की 5 फॉर्म्स। ध्यान से देखिए, गेट की पहली फॉर्म होती है गेट, दूसरी फॉर्म होती है गॉट, तीसरी फॉर्म भी गॉट ही होती है, चौथी फॉर्म में आपको पता है कि ING फॉर्म लगाई जाती है अंत में, तो गेट की चौथी फॉर्म बनेगी गेटिंग। और पांचवी फॉर्म में आपको पता है कि पहले टू शब्द लगाया जाता है, तो गेट की पांचवी फॉर्म बनेगी टू गेट यानी होना। ध्यान से देखिए, टू गेट यानी होना। आपको पता है कि अगर हो शब्द आता है किसी वाक्य के बीच में तो गेट लगाया जाता है, लेकिन आपको यह भी पता है कि अगर ना नी ने आता है अंत में तो टू लगाया जाता है। तो अगर होना शब्द की अंग्रेजी बनानी होगी तो ध्यान से देखिए, इसमें हो शब्द भी आया है और ना शब्द भी आया है, तो ना के लिए टू लगेगा और हो के लिए गेट लगेगा, और होना शब्द की अंग्रेजी बनेगी टू गेट। तो ये जो होना है यानी ये जो टू गेट है, ये गेट की पांचवी फॉर्म है, क्योंकि पांचवी फॉर्म में ही तो टू लगाया जाता है। तो ये थी आपकी पांचों जानकारियां, और अब आप पूरी तरह से तैयार हैं गेट का दूसरा नियम सीखने के लिए, जो आपको ये सिखाएगा कि गेट को अंग्रेजी वाक्यों में कहां और कैसे लगाया जाता है। लेकिन इस नियम को पूरी तरह से समझने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं, सीखते हैं गेट का दूसरा नियम। गेट का दूसरा नियम यह है कि गेट को अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में मेन वर्ब यानी वी के स्थान पर लगाते हैं। गेट को कहाँ लगाते हैं? गेट को अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में मेन वर्ब यानी वी के स्थान पर लगाते हैं। जैसे ये एक सूत्र है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस सूत्र में मेन वर्ब कहाँ है? ये रही V1। और एक और सूत्र लेते हैं सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस सूत्र में मेन वर्ब कहाँ है? ये रही V4 यानी मेन वर्ब की चौथी फॉर्म। तो गेट को अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में मेन वर्ब यानी वी के स्थान पर लगाते हैं। ये अंग्रेजी वाक्य के सूत्र हैं और ये मेन वर्ब्स हैं, तो गेट को हम कहाँ लगाएंगे? अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में मेन वर्ब के स्थान पर, यहाँ पर V1 के स्थान पर और यहाँ पर V4 के स्थान पर। और एक बात और ध्यान दीजिए, अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में मेन वर्ब यानी वी की जो भी फॉर्म होगी गेट की भी वही फॉर्म लगाएंगे। यानी ध्यान से देखिए, इन दोनों सूत्रों में ऊपर वाले सूत्र में V1 है यानी मेन वर्ब की पहली फॉर्म है, और दूसरे वाले सूत्र में V4 यानी मेन वर्ब की चौथी फॉर्म है। तो अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में मेन वर्ब यानी वी की जो भी फॉर्म होगी गेट की भी वही फॉर्म लगाएंगे। यानी आपको पता है गेट की 5 फॉर्म्स होती हैं। गेट की पहली फॉर्म होती है गेट, दूसरी फॉर्म होती है गॉट, तीसरी फॉर्म भी गॉट ही होती है, चौथी फॉर्म में ING लगाया जाता है तो चौथी फॉर्म होती है गेटिंग, और पांचवी फॉर्म में टू लगाया जाता है तो पांचवी फॉर्म होती है टू गेट। तो अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में मेन वर्ब की जो फॉर्म होगी गेट की भी वही फॉर्म लगाएंगे। जैसे इस सूत्र में V1 है, मेन वर्ब की पहली फॉर्म है, तो गेट की भी पहली फॉर्म लगाएंगे। गेट की पहली फॉर्म क्या होती है? गेट होती है। और इस सूत्र में V4 है यानी मेन वर्ब की चौथी फॉर्म है, तो गेट की भी चौथी फॉर्म ही लगाएंगे। गेट की चौथी फॉर्म क्या होती है? गेटिंग, तो क्या लगाएंगे? गेटिंग। तो ये है गेट का दूसरा नियम कि गेट को हमेशा अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में मेन वर्ब यानी वी के स्थान पर लगाते हैं, और मेन वर्ब की जो भी फॉर्म उस सूत्र में होगी गेट की भी वही फॉर्म लगाएंगे। तभी पहले सूत्र में आपने गेट लगाया और दूसरे सूत्र में V4 थी तो आपने गेटिंग लगाया। और आइए अब हम गेट के पहले और दूसरे नियम को एक साथ काम में लेते हुए कुछ वाक्य बनाते हैं, जिससे ये दोनों नियम आपको और अच्छी तरह से समझ में आएंगे। एक वाक्य लेते हैं, मैं रोज लेट हो जाता हूँ। ध्यान से देखिए, इस हिंदी वाक्य के बीच में एक हो शब्द आया है, और गेट का पहला नियम क्या कहता है? गेट का पहला नियम यह कहता है कि अगर किसी हिंदी वाक्य के बीच में कोई हो शब्द आता है तो जब उसकी अंग्रेजी बनाई जाती है तो गेट लगाया जाता है। तो जब इस वाक्य की अंग्रेजी बनाई जाएगी तो गेट जरूर लगाया जाएगा। अब आइए इस हिंदी वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं। एक सूत्र लेते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और अब हम इस सूत्र के अनुसार इस हिंदी वाक्य की अंग्रेजी बनाएंगे। आपको अभी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये सूत्र कहाँ से आया और कैसे बनाया गया, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा बहुत विस्तार से और बहुत आसानी से। अभी तो सिर्फ गेट के नियमों पर ध्यान दीजिए। मैं रोज लेट हो जाता हूँ, हो शब्द लगा है तो गेट को जरूर लगाया जाएगा जब इसकी अंग्रेजी बनाई जाएगी। और गेट को कहाँ लगाया जाता है ये आपको बताता है गेट का दूसरा नियम। गेट का दूसरा नियम आपको ये बताता है कि गेट को हमेशा अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में मेन वर्ब यानी वी के स्थान पर लगाया जाता है, और सूत्र में मेन वर्ब की यानी अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में मेन वर्ब की जो फॉर्म होगी गेट की भी वही फॉर्म लगाएंगे। तो इस सूत्र में मेन वर्ब की पहली फॉर्म है
तो गेट की भी पहली फॉर्म लगाई जाएगी। गेट की पहली फॉर्म क्या होती है? गेट की पहली फॉर्म होती है गेट। अब आइए वाक्य बनाते हैं। मैं रोज लेट हो जाता हूँ, इसको इस सूत्र के अनुसार अंग्रेजी में बदलते हैं। मैं रोज लेट हो जाता हूँ, मैं यानी आई, गेट को लगाना है मेन वर्ब के स्थान पर और पहली फॉर्म लगानी है क्योंकि सूत्र में पहली फॉर्म है। गेट की पहली फॉर्म होती है गेट। मैं रोज क्या हो जाता हूँ? लेट। रोज यानी डेली। मैं रोज लेट हो जाता हूँ, आई गेट लेट डेली। गेट क्यों लगाया गया? क्योंकि हिंदी वाक्य के बीच में हो शब्द आया था। और गेट ही क्यों लगाया गया? पहली फॉर्म क्यों लगाएगी? क्योंकि सूत्र में मेन वर्ब की पहली फॉर्म थी। एक और वाक्य लेते हैं। वह आज उदास हो गया। ध्यान से देखिए, इस हिंदी वाक्य के बीच में भी एक हो शब्द आया है, तो जब इसकी अंग्रेजी बनाई जाएगी तो गेट जरूर लगाया जाएगा। अब आइए इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। एक सूत्र लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 यानी मेन वर्ब की दूसरी फॉर्म। आपको अभी ये सोचने की जरूरत भी नहीं है कि ये सूत्र कहाँ से आया है और कैसे बनाया गया। ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा बहुत विस्तार से। बहुत आसान है ये, लेकिन सीखेंगे हम आगे। अभी तो सिर्फ गेट के नियमों पर ध्यान दीजिए। वह आज उदास हो गया, हो शब्द लगा है, गेट को लगाना है। और गेट को कहाँ लगाते हैं? अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में मेन वर्ब के स्थान पर। यहाँ पे मेन वर्ब की दूसरी फॉर्म है तो गेट की भी दूसरी फॉर्म लगाएंगे। क्या होती है गेट की दूसरी फॉर्म? गॉट। वह आज उदास हो गया, वह यानी ही, गेट की दूसरी फॉर्म गॉट। उदास को अंग्रेजी में कहते हैं अपसेट। आज यानी टुडे। वह आज उदास हो गया, ही गॉट अपसेट टुडे। आइए एक और वाक्य लेते हैं। मैं ठीक हो चुका हूँ, हो शब्द लगा है बीच में, गेट जरूर लगेगा। सूत्र है इस वाक्य का। एक सूत्र लेते हैं, देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और अब इस सूत्र के अनुसार इस हिंदी वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं। हो शब्द लगा है, गेट लगाएंगे। गेट को कहाँ लगाते हैं? मेन वर्ब के स्थान पर। यहाँ पर तीसरी फॉर्म है तो गेट की भी तीसरी फॉर्म लगेगी, गॉट। मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं यानी आई हैव, गेट की तीसरी फॉर्म गॉट। क्या हो चुका हूँ? ठीक। ठीक को अंग्रेजी में कहते हैं वेल। मैं ठीक हो चुका हूँ, आई हैव गॉट वेल। एक और वाक्य लेते हैं। चाय ठंडी हो रही है। ये वाक्य आप बहुत बार सुनते होंगे, चाय ठंडी हो रही है। और अब आइए इस हिंदी वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं। एक सूत्र लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 यानी मेन वर्ब की चौथी फॉर्म। गेट को कहाँ लगाना है? गेट को लगाना है V4 के स्थान पर, मेन वर्ब के स्थान पर लगाते हैं गेट को। और चौथी फॉर्म है इस सूत्र में तो गेट की भी चौथी फॉर्म लगेगी। गेट की चौथी फॉर्म होती है गेटिंग। चाय ठंडी हो रही है, चाय यानी टी, इज, गेट की चौथी फॉर्म गेटिंग, ठंडी यानी कोल्ड, चाय ठंडी हो रही है, टी इज गेटिंग कोल्ड। तो अभी हमने गेट की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी फॉर्म को काम में लेते हुए कुछ वाक्य बनाए। और अब हम गेट की पांचवी फॉर्म यानी टू गेट को काम में लेते हुए एक वाक्य बनाते हैं। टू गेट को हिंदी में कहते हैं होना। ध्यान से देखिए, ना लगा है तो टू तो जरूर लगेगा, और हो शब्द लगता है तो गेट जरूर लगता है। तो होना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टू गेट। या फिर हम यूं कहें कि टू गेट को हिंदी में क्या कहते हैं? होना। और ये गेट की पांचवी फॉर्म है, टू गेट। अब आइए एक वाक्य लेते हैं, मुझे तैयार होना है। ध्यान से देखिए, इस हिंदी वाक्य के बीच में एक हो शब्द आया है तो गेट जरूर लगेगा जब इसकी अंग्रेजी बनाई जाएगी। लेकिन ध्यान से देखिए, हो शब्द के बाद में ना शब्द भी लगा है, और ना नीने के लिए तो अंग्रेजी में टू लगाते हैं, और हो ना के लिए अंग्रेजी में क्या लगाएंगे? टू गेट। मुझे तैयार होना है। सूत्र देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V5 यानी मेन वर्ब की पांचवी फॉर्म जिसमें टू लगाया जाता है। और अब हम इस हिंदी वाक्य को इस सूत्र के अनुसार अंग्रेजी में बदलेंगे। मुझे तैयार होना है, मुझे यानी आई, हैव, हो ना लगा है तो टू लगेगा, और हो लगा है तो गेट लगेगा। पांचवी फॉर्म ही तो लगानी है। पांचवी फॉर्म है गेट की, टू गेट। मुझे तैयार होना है, आई हैव टू गेट, तैयार यानी रेडी। मुझे तैयार होना है, आई हैव टू गेट रेडी। तो ये थे गेट के पहले और दूसरे नियम के आधार पर बनाए गए वाक्य। गेट का पहला नियम और दूसरा नियम एक साथ काम में लेते हुए हमने कुछ वाक्य बनाए। पहला नियम यह कहता है कि अगर हो शब्द लगे किसी हिंदी वाक्य के बीच में तो आप गेट लगाइए अंग्रेजी वाक्य में। और गेट का दूसरा नियम यह कहता है कि अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में जो भी फॉर्म हो मेन वर्ब की, गेट की भी वही फॉर्म लगाइए। तो यहाँ पर पांचवी फॉर्म थी तो आपने टू गेट लगाया, और आपने अभी जो कुछ वाक्य बनाए पहले उसमें आपने गेट की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी फॉर्म को भी लगाया था। इस वीडियो में आपने सीखा गेट का पहला और दूसरा नियम। अगले वीडियो में सबसे पहले हम सीखेंगे गेट का तीसरा नियम। मैं रोज देखता हूँ कि 100 में से 90 लोग इन वाक्यों में गलतियां करते हैं, लेकिन अगला